आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं परम त्रुटि या कहूँ मैं निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। परम त्रुटि क्या है? तो वही डेफिनेशन है जो हमने त्रुटि की डेफिनेशन पढ़ी थी, वही डेफिनेशन निरपेक्ष त्रुटि या यूँ कहूँ परम त्रुटि की होती है। तो देखो, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान का मतलब होता है मापा गया मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। क्लियर? इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। वो क्यों डेफिनेशन है, अलग नहीं है। माना किसी प्रयोग से प्राप्त पाठ्यांक A1 A2 डॉट 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 AN है। देखो, कोई प्रयोग है, उस प्रयोग से हमें ये पाठ्यांक प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर? जैसा कि मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए हमें गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमें रीडिंग प्राप्त हो रही है। एक बार हमने प्रैक्टिकल किया तो मान लो 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की उसकी स्मॉल जी की वैल्यू प्राप्त हुई, कभी 9.85 प्राप्त हुई, कभी 9.9 प्राप्त हुई, ऐसी कुछ वैल्यूज प्राप्त हो रही है। तो उनका जो शुद्ध मान होगा उसके लिए जितनी भी वैल्यू हमने प्राप्त की है उन सबको जोड़कर उसकी संख्या का भाग लगा देते हैं, अर्थात उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो देखो, माना किसी प्रयोग से प्राप्त पाठ्यांक A1 A2 डॉट 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 AN है, तो इनका माध्य मान शुद्ध मान होगा। जब इतनी सारी वैल्यू आ गई तो फिर इसका शुद्ध वैल्यू क्या मानी जाएगी? जो सारी वैल्यू जो आई हैं उनका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका शुद्ध मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एम का मतलब होता है मीन, और एम का मतलब होगा माध्य मान। माध्य मान का मतलब हो गया कि आप सभी को जोड़ दो। यहाँ चूंकि एन संख्याएं हैं, डॉट डॉट लग गया बीच में, तो यहाँ इसको जोड़ा सबको A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN बटे एन का भाग लग गया, क्योंकि ये एन संख्याएं हैं। अगर मान लो 3 संख्याएं होती तो 3 का भाग लगा देते, 4 होती तो 4 का लगा देते, 5 संख्या होती तो 5 का भाग लगाते। तब विभिन्न पाठ्यांकों के संगत त्रुटियां होगी। देखो, AM तो हो गया अब शुद्ध मान। अब AM में से आप A1 को घटाओगे तो ये होगी प्रथम मान में त्रुटि। फिर AM में से A2 के घटाओगे तो ये होगी द्वितीय मान में त्रुटि। और AM में से AN को घटाओगे तो ये हो जाएगी nवें मान में त्रुटि। तो देखिए, ये हो गया, हमने लिख दिया डेल्टा A1 बराबर तो हो गया AM माइनस A1। क्लियर? ऐसे डेल्टा A2 हो गया AM माइनस A2। तो डेल्टा A1 वास्तव में क्या है? A1 जो पाठ्यांक था उसके मापन में त्रुटि क्या है? डेल्टा A1 है। ऐसे A2 क्या है? ये हो गया डेल्टा A2 क्या है? A2 के मापन में त्रुटि हो गया डेल्टा A2। ऐसे डॉट डॉट करके हो गया लास्ट में डेल्टा AN जो है वो हो जाएगी AM माइनस AN, एनवे के मान में त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, जैसे मान लो आपको मैंने बताया था कि जी की 5 वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। 5 वैल्यू का जब हमने एवरेज निकाला तो मान लो 9.8 मिल गया। अब जैसे मान लो प्रथम वैल्यू तो 9.7 आई, तो 9.8 में 9.7 गया तो 0.1 बचेगा। ऐसे मान लो द्वितीय वैल्यू अगर 9.9 है तो 9.8 माइनस 9.9 गया तो क्या हो गया? -1। इसका मतलब इसमें तो त्रुटि क्या आई? -1, और 9.7 के लिए क्या आई? +1। सॉरी, 9.7 के लिए तो होगी 0.1 की त्रुटि, और 9.9 के लिए त्रुटि होगी -0.1 की त्रुटि। मतलब कि इसकी जो त्रुटि जो है ये प्लस और माइनस दोनों की दोनों हो सकती है। क्लियर? आगे देखो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मतलब कि जो हमने ये सब तो क्या थी? ये तो सब तो थी निरपेक्ष त्रुटियां, सबकी सब क्या थी? निरपेक्ष त्रुटियां। ये प्रथम पाठ्यांक के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है, ये द्वितीय पाठ्यांक के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है, ये nवें पाठ्यांक के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि जितनी भी त्रुटियां आपने निकाली, ये जो आपने जितनी भी त्रुटियां आपने निकाली उन त्रुटियों का माध्य कर दीजिए, जो क्या कहलाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो देखो, निरपेक्ष त्रुटियों का अंक गणितीय माध्य, जो निरपेक्ष त्रुटि होती हैं जो हमने ऊपर देखी थी, उन सभी का अंक गणितीय जो माध्य है वो क्या कहलाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। मतलब ये जो अंक गणितीय माध्य का मतलब भी समझ लो कि मान लो किसी जगह तो त्रुटि
+0.1 आई थी, किसी जगह त्रुटि -0.1 आई थी, तो आपको क्या करना है कि माइनस वाली को भी प्लस के रूप में ही लिखना है। ऐसे नहीं है कि आप माइनस वाली को माइनस के रूप में लिखो, प्लस वाली को प्लस के रूप में लिखो, तो आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो -0.1 है तो भी प्लस का 0.1 लिखना है इसके समय, जोड़ते समय यहाँ पर, और अगर प्लस का 0.1 है तो भी प्लस का 0.1 ही लिखना है। तो अंक गणितीय माध्य का मतलब होता है कि नेगेटिव का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने की, मान लो किसी में त्रुटि 0 प्राप्त होती है, जैसे मान लो एक जगह 5 वैल्यू निकाली अपन स्मॉल जी की, तो एक वैल्यू मान लो 9.8 ही मिल गई, सपोज दैट, ठीक है, और उनका एवरेज भी 9.8 ही मिल गया, तो 9.8 माइनस 9.8 क्या हो गया, 0। तो आपको 0 भी जोड़ना है, और 0 को काउंट करते ही अगर 5 रीडिंग है तो 5 का भाग लगना। ऐसे मत समझना अगर बस 4 ही आया है, अपने पास 5 हुआ तो 0 आया है, तो आप 4 को जोड़ के 4 का भाग लगा दे, नहीं, आपको 0 को भी जोड़ना है। हालांकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाग फिर 5 का लगाना है, न कि 4 का। समझ में आई बात? तो देखो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में निरपेक्ष त्रुटियों का अंक गणितीय माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जो निरपेक्ष जो त्रुटियां हैं ये वाली, इनका अगर हम अंक गणितीय माध्य निकालें तो वो क्या कहलाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये देखो, डेल्टा ए के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। डेल्टा ए बार, बार इसको बोलते हैं बेटा, इस लाइन को बोलते हैं बार, इसको ये त्रिभुज जैसा चिन्ह है, इसको बोलते हैं डेल्टा ए का ए, और ऊपर जो लाइन खींची इसको बोलते हैं बार। तो क्या पढ़ेंगे इसको, डेल्टा ए बार बराबर हो जाएगा डेल्टा ए वन। कहाँ से उठाया बेटा, यहाँ से उठाया, मैंने डेल्टा ए वन लिख दिया। इसकी दोनों साइड 2 लाइन खींच दी, इन 2 लाइन का मतलब होता है मोड, MOD मोड, और इसका मतलब होता है अंक गणितीय, अंक गणितीय होता है इसका मतलब। अर्थात अगर मान लीजिए आप है ना, आप माइनस के जो 5 है, सपोज दैट कि माइनस का 5 है, उसकी अगर आप ऐसे मोड लगा देते हो तो इसका मतलब होगा प्लस का 5, और अगर प्लस का 5 है उसके मोड लगा दोगे तो भी प्लस का 5 ही रहेगा, और अगर माइनस का 5 है तो प्लस का 5, और प्लस का 5 है तो भी प्लस का 5। मतलब कि ये लगा देने पर ये निश्चित हो जाता है कि अब वैल्यू धनात्मक ही प्राप्त होगी। इस वजह से यहाँ डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन n, जो कि n संख्या हमने जोड़ी है तो यहाँ पर n का भाग ही लगेगा। तीसरी त्रुटि देखिए, इन सब पे आधारित न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे आगे चल के। तीसरी त्रुटि है आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने जो यहाँ डेल्टा ए बार पढ़ा है, जिसको हम क्या कहते थे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते थे, याद है ना। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को तो लिख दिया यहाँ पर डेल्टा ए बार को, तो और एक आपने माध्य मान पिछले पेज पर निकाला था AM, माध्य मान AM निकाला था ना, जिसको मैं यहाँ भी लिख रहा था AM बार बार। तो ये जो है एक तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये वाली, जिसको मैं डेल्टा ए बार कह रहा हूँ, और माध्य मान जो AM है, इनका अनुपात क्या कहलाएगा, आपेक्षिक त्रुटि या फिर सापेक्ष त्रुटि। क्लियर? तो देखो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, या आपेक्षिक त्रुटि बराबर डेल्टा ए बार अपॉन AM। अगला है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। इसका मतलब भी कुछ नहीं कि जो आपने आपेक्षिक त्रुटि निकाली है इसके 100% और लगा दीजिए, तो कह दो सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत मान प्रतिशत त्रुटि कहलाता है, या यूं कहूँ प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बार अपॉन AM गुणा 100%। आपको हो सकता है कि ये चीज़ें कम समझ में आ रही हो, लेकिन आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। एक बार समझ में नहीं आती, बार बार वीडियो को देखें, बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, किताब को पढ़ें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन हार नहीं माननी है जब तक समझ में नहीं आए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, ओपनिंग में दिक्कत आती है, और अगर ओपनिंग में आपने हार स्वीकार कर ली तो फिर दिक्कत ज़्यादा आती है। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन का भी फ़र्क होता है, सामने तो बच्चों फिर भी ज़्यादा समझ में आता है, पर चूँकि मजबूरी है हमारी फ़िलहाल ऑनलाइन पढ़ना,
इसलिए लॉकडाउन की कोरोना की वजह से, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। देखो उदाहरण, ये जो हमने पढ़ा ऊपर जो चार जो त्रुटि पढ़ी, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि पढ़ी, फिर हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि पढ़ी, फिर हमने आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि पढ़ी, और लास्ट में हमने प्रतिशत त्रुटि पढ़ी। ये चारों अगर आपको समझ में आ गई हों तो ये एग्जाम्पल आपको और अधिक समझाएगा इनके बारे में। देखो आप, एक प्रयोग में, कोई प्रयोग है, पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एवं 1.33 प्राप्त हुआ। ये वैल्यू दे रखी है, क्लियर। इसके आधार पर माध्य त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। मतलब जो ऊपर की चार बातें हमने पढ़ी थी उस पर आधारित न्यूमेरिकल है ये, और आपको ये बहुत अच्छे से समझा देगा उन चीज़ों को। अगर वहाँ कुछ कम समझ में आया ना तो ये, तो देखो हमारे पास ये 8 वैल्यू दे रखी है किसकी, पानी के अपवर्तनांक की। तो सबसे पहले इसका शुद्ध मान हमें निकालना है, और शुद्ध मान कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है कि आठों वैल्यू, देखो माध्य मान अपवर्तनांक को बेटा इससे लिखते हैं, और ये सिंबल क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं म्यू। कैसे, देखो ऐसे तो यू बना लो, यू बन गया छोटा, उसके ऐसे लाइन खींच दो, क्या बोलेंगे इसको, म्यू, म्यू, ठीक है। ये जो अब फिजिक्स में शुरुआत में नए नए शब्द आ रहे हैं, आपको ये सब रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे तो फिजिक्स में आगे काम नहीं चलेगा हमारा। तो इसको बोलते हैं म्यू बार। पानी के अपवर्तनांक को कॉमनली म्यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो माध्य मान म्यू बार इज इक्वल टू, इन सब वैल्यू को मैंने सवाल से उठाया और यहाँ रख दिया, 8 का भाग लगा दिया, और म्यू बार बराबर प्राप्त हो गया 1.33। जब आप इन सब को जोड़कर 8 का भाग लगाओगे तो हो सकता है आपके पास यहाँ 2 से ज़्यादा अक्षर प्राप्त हो जाएं, ठीक, क्लियर। तो आप उसे 2 अक्षरों तक सीमित कर देना। क्यों, क्योंकि जो सवाल है उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अक्षर दे रखे हैं, तो आप इसको भी 2 अक्षर तक आपको सीमित कर देना है। अगर किसी सवाल में पॉइंट के बाद 1 अक्षर आ रहा है तो आप इसको 1 अक्षर तक सीमित करना है, और उस अक्षर में चेंज करना वैसे थोड़ा बहुत आपको आता होगा, नहीं तो सार्थक अंक नामक टॉपिक आएगा, नहीं अंकों को पूर्णांकित करना नाम से एक टॉपिक आएगा आगे, उसमें आपको और विस्तृत चर्चा इसके बारे में हम करेंगे। अब मापन में निरपेक्ष त्रुटियां क्या क्या हैं, देखो डेल्टा म्यू1 अर्थात प्रथम पाठ्यांक के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो देखो माध्य मान तो 1.33 आया था ना, माइनस पहला मान 1.29 था, तो ये घटाया तो आ गया 0.04। डेल्टा म्यू2 दूसरा मान 1.33 था, तो देखो माध्य मान तो 1.33 और एक्चुअल वैल्यू भी 1.33, तो क्या आ गया 0.00। तो देखो यहाँ पर त्रुटि 0 आई है। आगे देखो, अब देखो तीसरी वैल्यू है डेल्टा म्यू3, और ये किसके बराबर है 1.33 में से तीसरी वैल्यू 1.34, तो इसको घटाया तो आ गया -0.01, क्लियर। ऐसे चौथी वैल्यू है, ये घटाया तो ये आ गया। ऐसे 8 वैल्यू तक हमने सबको घटाया, और आपने क्या देखा कि 2 बार तो 0 वैल्यू प्राप्त हो गई, क्लियर। आगे देखो, तो अब ये जो आई डेल्टा म्यू1 से लेकर डेल्टा म्यू8 तक तो जो वैल्यू आई है, इन सबको क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा म्यू बार इज इक्वल टू 8 वैल्यूओं को जोड़ दीजिए। देखो सबसे बड़ी बात, 0 भी लिखा है, यहाँ भी 0 लिखा है, और 8 का ही भाग लगाया है। आप ये न करें कि भाई 2 का कोई मतलब ही नहीं तो 6 का भाग लगा दो, ऐसा नहीं होगा। आपको 0 भी जोड़ना है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 का ही भाग लगाना है अगर 8 संख्या है तो। फिर इसको जोड़ा और 8 का भाग लगा, 0.0175 यहाँ पर आ गया। पूर्णांकित कीजिए इसको, ये 5 जो है वो 7 को क्या बना देगा 8, ठीक, और ये जो 8 है ये 1 को क्या बना देगा 2, तो ये हो गया 0.02। डेल्टा म्यू बार की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब आपेक्षिक त्रुटि के बारे में आपको क्या बताया था कि ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई थी डेल्टा म्यू बार, इसमें किसका भाग लगाएंगे, शुद्ध मान का भाग लगाएंगे जो हमारे पहले प्राप्त हुआ था।
तो डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बराबर 0.02 और शुद्ध मान 1.33 प्राप्त हुआ था। तो 1.33 का हमने भाग लगा दिया और भाग लगाएं तो 0.015, पर चूंकि सभी में दशमलव के बाद 2 अक्षर है तो यहाँ भी 2 अक्षर आपको सेट कर देने हैं और ये हो गया 0.02। 5 की वजह से एक क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। प्रतिशत त्रुटि के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको पता है। तो 100% से मल्टीप्लाई करो आप इसको, तो इसमें इसका भाग लगाओ तो ये आ ही जाएगा ऊपर वाला, गुणा 100%। 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5% आ चुका है। क्लियर। तो कुल मिला के बात ये कि जो आज हमने 4 तो प्रकार की त्रुटियां पढ़ी थी उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल पढ़ा था। आप किताब की हेल्प लें, हो सकता है उसमें और एग्जाम्पल दिए हों इस टाइप के, वो भी सोल्व करें और आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसको शामिल करने का प्रयास करूंगा, उन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को भी। आपको बहुत ध्यान से समझना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 11th और 12th क्लास की भौतिक विज्ञान इस चैनल के द्वारा कंप्लीट करवाना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में स्कूलें खुल नहीं रही हैं और ऑनलाइन पढ़ाई एकमात्र सहारा है। धन्यवाद।